Hello Ritik, congratulations on getting All India Rank 798. हेलो सर, थैंक यू सो मच सर। ऋतिक, आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली बताना चाहो और उसके बाद आपका ऑप्शनल और व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड चूजिंग दैट एज ऑप्शनल। सर, मेरा नाम ऋतिक डोने है एंड मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन आईटी कानपुर से किया था। बीटेक किया था मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सर, 2022 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। निकलते से ही मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो उसमें फिर प्री नहीं हुआ था क्योंकि प्रिपरेशन इतनी थी नहीं। देन सर सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड सेकेंड अटेम्प्ट दिया था सर, उसमें इंटरव्यू दिया था बट फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ था। सर, थर्ड अटेम्प्ट में फिर मेरे को IRMS सर्विस मिली। सर, दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट जिसमें मुझे 798 रैंक मिली। राइट। और जैसे आपका ऑप्शनल और व्हाट वाज द रीजन ऑप्शनल लेने का। सर, मतलब मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं था कि कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए था, इतनी रिसर्च मतलब करी नहीं थी। मतलब मुझे मुझे जब पता चला कि मैथ्स भी एज एन ऑप्शन होता है यूपीएससी में, तो मतलब ऐसा था कि मतलब बहुत ही इजी हो जाएगा क्योंकि आपका एक पढ़ा होता है जेई के टाइम पे, मतलब काफ़ी मैथ्स आपने बहुत अच्छे से करा होता है, तो एक आपकी पकड़ रहती है उस सब्जेक्ट पे। तो मतलब मैंने यही सोच के, तो पहले इनिशियली तो यही था कि बैकग्राउंड है और थोड़ा पढ़ा हुआ है। मतलब ग्रेजुएशन में तो आप इतना पढ़ते नहीं होगी, फर्स्ट ईयर में थोड़ा मैथमेटिक्स होता है बट वो भी आप इतने सीरियसली पढ़ते नहीं हो, और इलेक्ट्रिकल में फिर आगे जाके फिर वो स्पेशलाइज कोर्सेज आ जाते रहते हैं। तो मेजरली जेई के 2 साल के मैथ्स पढ़ी होती है, उसके बेसिस पे ही एक आपको थोड़ा बिलीव रहता है अपने आप पे कि मैथ्स कर लोगे। सेकेंडली सर, मतलब मैथ्स में इंटरेस्ट था ही, मतलब ऐसा था कि आप कंटिन्यूअसली मतलब 6-7 घंटे मैथ्स लेके बैठ सकता हूँ मैं बिना मतलब बोर हुए। तो मेरे को ऐसा था कि अगर मैंने कोई वो वाला ऑप्शन ले लिया सोशियो टाइप का यंत्रों का, मुझे रटना चीज़ें ज़्यादा पड़ेगी। तो ऑल्दो मैथ्स में भी फिर वो बाद में रटनी पड़ी चीज़ें कुछ, बट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रटना पड़ेगा, और जो मुझे लग रहा है कि जीएस ऑलरेडी आप रट रहे हो इतना। तो मुझे लग रहा है कि एक और चीज़, एक और सब्जेक्ट ऐसा हो जाएगा जो रटना पड़ेगा, तो वो सही नहीं रहेगा। तो ऐसा था कि मैथ्स कम से कम मुझे सिर्फ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट कर लूंगा, तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ये था सर। बाकी सर, काफ़ी सारे लोग मतलब मिलते ही थे सीनियर्स वगैरह, जिनके 300+ आ रहे हैं। तो वो भी था कि अगर ढंग से कर लिया तो उतना स्कोर भी आ जाएगा, तो फिर जीएस में थोड़ा बहुत कम भी हो गया तो सर क्लियर हो जाएगा। ये था हाँ, सर। इधर मैनेज होएगी चीज। यस सर। अच्छा, आपकी जो टाइमलाइन क्या थी मैथ्स सिलेबस कंप्लीशन की। सर, इनिशियली तो बहुत बहुत टाइम लगा था। मतलब 8 से 9 महीने लग गए थे पूरा, मतलब उसमें मतलब बेसिक नोट्स कवर करे थे मैंने कि ये कॉन्सेप्ट है इसके, ये चीज़ें हैं। उसमें मतलब जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं हर एक टॉपिक के, वो कवर कर लिए थे मैंने। और PYQ 8-10 साल के कवर करे थे मैंने। मैंने PYQ मतलब ऐसे मतलब क्वेश्चन देखा और फिर नया सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन देख के फिर उसका नोट्स में लिख लिया स्टेप से। PYQ कवर करे थे। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है, ये 2-3 चीज़ें जो थी, इसको ये हर टॉपिक के लिए करने में, मतलब 13-14 टॉपिक्स अपने पास। तो हर एक टॉपिक के करने में करीब 8 से 9 महीने लग गए थे, जिसमें मतलब कुछ चैप्टर्स है जैसे मॉडर्न अलजेब्रा, ये अकेले 1 महीना ले गया था। फ्लूइड डायनेमिक्स, मैकेनिक्स, मतलब और कुछ चैप्टर्स थे जो लीनियर अलजेब्रा टाइप्स, ये 8-10 दिन में ही हो गए थे। तो सर, डिफरेंट टॉपिक ने डिफरेंट टाइम लिया बट ओवरऑल 8-9 महीने पहले इटरेशन में लग गए थे। उसके बाद सर एक बार जो हो गया, तो दूसरी बार जब रिवाइज करना चालू करा, उसमें थोड़ा कम टाइम लगा, मतलब अराउंड 2 महीने में फिर सेकंड इटरेशन हो गया। मतलब वो बाद में करा था, मैंने ऐसा करा था कि पहले एक बार में इटरेशन पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैं जीएस पे शिफ्ट हो गया था। फिर मैंने जीएस का एक बार कंप्लीट करा, मैथ्स को 2-2 3-3 घंटे ही दे रहा था। उसके बाद सर मतलब एक बार जीएस भी कंप्लीट हो गया था, उसके बाद फिर मैंने वापस मैथ्स उठाया। फिर उसको मतलब 1-2 महीने में उसको वापस से एक बार रिवाइज किया, तो ऐसे टाइम कम होता गया जैसे जैसे मैंने अगला रिवीजन करते गया। अच्छा, जैसे अभी मतलब मैथ्स अपन पढ़ते हैं और प्रीलिम्स के पास वाला टाइम आता है, तो उस टाइम ने आपने मैथ्स को टाइम दिया, अगर दिया तो कितना, या किस टाइप से मैनेज किया, लेट्स से कि दिसंबर या जनवरी एंड टू जो मई जून वाला टाइम रहता है। और सर डिपेंड करता है, मतलब जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, मतलब पहला बेसिकली मेन पहला सीरियस अटेम्प्ट था मेरा, मतलब सेकंड हाँ वाला। तो उस वक्त मतलब मेरे को डर था कि पहला प्रीलिम्स फेल हो चुका हूँ मैं। तो हाँ। प्रीलिम्स का एक डर था, तो उस वक्त हिसाब से मैंने मैथ्स को मतलब अराउंड जनवरी टू मार्च मैंने अराउंड 50% टाइम दिया होगा। बाकी मैंने प्रीलिम्स का पढ़ रहा था, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट वगैरह बहुत लगा रहा था। उसके बाद मार्च के बाद मैंने पूरा छोड़ दिया था, मतलब अप्रैल में 2 महीने छोड़ दिया था पूरा मैथ्स मैंने।
क्योंकि माइंड में ये था कि अगर प्रीलिम्स नहीं निकला तो मैथ्स देने का बारी नहीं आएगी। तो ये था, बट फिर मेरा जब एक बार क्लियर हो गया तो अच्छे नंबर भी आए थे मेरे। तो अगले अटेम्प्ट में मैंने नेक्स्ट टू अटेम्प्ट्स मेरे, मैंने अप्रैल एंड तक मैथ्स करता रहा, और एक महीने पहले छोड़ा था। और एक महीने पहले भी पूरा नहीं छोड़ा था, मतलब थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख रखे थे उनको देखता रहता था, ऊपर से सॉल्व नहीं करता था पर देखता रहता था, ताकि दिमाग में चीजें रहे, पूरा राइट। कंप्लीटली टच ना छूटे। तो सर डिपेंड करता है कि आपका प्री मतलब कितना कॉन्फिडेंस आपका निकल चुका है, नहीं तो उसके हिसाब से आपको मैथ्स को देना पड़ेगा। राइट। और मतलब इसी से रिलेटेड कि जीएस और मैथ्स का बैलेंस कैसे रखते थे आप? कि चलो आपने ये तो बताया प्रीलिम्स तक, और प्रीलिम्स से मेंस के बीच किस टाइप से रहता था? सर प्रीलिम्स से मेंस के बीच में मैथ्स अगर ऑप्शनल है आपका तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि आ, बहुत बड़ा सिलेबस है मैथ्स का, और मतलब वो 3 महीने भी सफिशिएंट नहीं है आपका एक बार भी रिवीजन करने के लिए। तो आपको बहुत सिलेक्टिव रिवीजन करना पड़ता है, कि आपको पता है कि ये टॉपिक ज़्यादा नंबर देगा या ज़्यादा नंबर देगा, उस हिसाब से आपको उस पर फोकस करना पड़ता है। तो उसके मेरे ख्याल से मैंने स्टार्टिंग में अराउंड 60% मैथ्स करा था। स्टार्टिंग के 2 महीने 60% मैथ्स दिया होगा, और जीएस और एसे को मिला के 40% दिया होगा। फिर जो आखिरी महीना रहता है, थर्ड महीना मेंस से पहले वाला, उसमें मैंने शिफ्ट कर दिया था, मतलब 30 to 40% मैथ्स और जीएस 60%। इस हिसाब से मैंने करा था। बट सर ये भी मतलब बहुत ज़्यादा वो है आइडियलिस्टिक मेरे ख्याल से परसेंटेज के टर्म में बात करना, क्योंकि आपको जैसे 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 आप कर रहे हो, आज आपने मैथ्स बहुत अच्छे से कर लिया, आपके बहुत साल हो गया, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो फिर आप सोचते हो कि ठीक है अब आने वाले 1-2 दिन जीएस कर लेता हूँ। फिर आप जीएस करते हो, लेकिन वहाँ आपको डर लगता है कि वो वाला टॉपिक मैथ्स का नहीं करा है। तो आपको, या फिर आपको संडे को टेस्ट आ रहा होता है मैथ्स का, तो आप फिर राइट। लगातार 2 दिन मैथ्स कर लेते हो। तो इस हिसाब से आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है कि मेरे को कहाँ लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, तो उस हिसाब से कॉन्फिडेंस के लिए आप वो सब्जेक्ट उठा लेते हो उस टाइम पे। राइट। और पीवाईक्यूज जो मैथ्स के, तो आपने किस ईयर तक किए? फॉरेस्ट वगैरह के भी किए क्या? पीवाईक्यूज, आई थिंक पीवाईक्यूज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। क्योंकि अगर मेरे ख्याल से अगर सिर्फ पीवाईक्यू ही पूरे रट लिए जाए 2000 पिछले 15-20 सालों के, तो आराम से 270 तो आराम से आप ला सकते हो, बिना और कुछ किए हुए सिर्फ पीवाईक्यूज के दम पे। तो मेरे को ये मतलब बहुत क्लियर था कि पीवाईक्यूज तो अपने को पूरा करके जाना है, ढंग से करके जाना है। तो मैंने पीछे से चालू करा था, मतलब मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया होगा 2023 का दिया था मैंने, 2023, 22, 21, 20, 19 ऐसा पीछे जाते गया था मैं। तो मैंने 2008 तक करा था। मतलब शायद 2008 में कुछ सिलेबस वगैरह चेंज हुआ था, उस हिसाब से मुझे हाँ। मतलब, तो उस हिसाब से मेरे को था कि उसके बाद थोड़ा पैटर्न्स मतलब पेपर थोड़ा अलग आने लग गए थे, क्वेश्चंस का टाइप अलग बदल गया था। तो मुझे ऐसा था राइट। कि 2008 तक करना है मुझे। तो एक बार मैंने अपने सीएससी के पीवाईक्यूज पीछे जाते रहा, 2008 तक कब हुए। उसके बाद मैंने आईएफएस फॉरेस्ट के चालू कर दिए थे, फिर सेम फॉरेस्ट के साथ किया, वो 2000 से चालू 23 से चालू करा, उसके बाद 2008 तक करा। तो दोनों के मैंने 2008 तक के सारे पीवाईक्यूज करे हुए हैं, है ना। मतलब पीवाईक्यूज करने का मतलब है पूरे उनके सॉल्यूशंस बनाना, क्वेश्चन और सॉल्यूशंस बनाना, और उनको फिर रिवाइज करना। तो मतलब बहुत 1000-1500 पीवाईक्यूज हो जाते हैं ऐसे वो। तो आई थिंक हम्म। सर वो इनफ हो जाता है। हाँ, वो सारी थीम्स ऑलमोस्ट कवर कर लेता है। हाँ सर वो ऑलमोस्ट कवर कर जाता है। तो इस तरीके से करा था। अच्छा, जो 5 डेज मिलते हैं अपने को यस सर। प्रीलिम ये जस्ट ऑप्शनल के पहले, उसमें आप किस टाइप से करते थे मैथ्स के लिए? सर 5 डेज में मतलब दोनों मेरे 3 बार मेंस लिखा था, तीनों में थोड़ी स्ट्रेटजी अलग थी। पहले वाले में मैंने ऐसा था कि पहले 2 दिन रिवाइज करूंगा, सारे फॉर्मूलेज वगैरह या फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लूंगा। फिर एक पेपर दूंगा, पेपर 1 दे दूंगा, उसके बाद दो बाकी पेपर 2 रिवाइज करूंगा, फिर एक पेपर दे दूंगा। तो पर ये वाली स्ट्रेटेजी में सर क्या हुआ था मेरे साथ कि मेरे मतलब सब कुछ रिवाइज नहीं हो पाया था, क्योंकि पेपर 1 देना था, उसमें भी आपके 3-6 घंटे निकल रहे थे, क्योंकि उसको फिर एनालिसिस भी करना है आपको। और वो भी पूरा रिवाइज नहीं हो पा रहा था पेपर 1, तो काफी टॉपिक्स छूट रहे थे मेरे। तो सर अगले अटेम्प्ट में फिर मैंने चेंज करा, फिर मैंने पेपर देना छोड़ दिया, कि मतलब पेपर नहीं लिखता हूँ, सिर्फ रिवीजन पे फोकस करता हूँ। तो बट उसमें भी सर फिर मैंने क्या करा था कि मैं लिख के देख रहा था, कि मतलब एक बार जो भी क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिख के देख लेता हूँ। बट उसमें भी सर फिर मेरा छूट गया था, मतलब जो सेकंड वाला मेरा मेंस था। तो सर थर्ड मेंस में फिर मैंने क्या करा कि मेरे को, मुझे ऐसा था कि पेपर देना नहीं है, क्लियर है, और अब लिख के देखूंगा तो इतने सारे क्वेश्चन से इतने रिवीजन करना है 13 टॉपिक्स के, तो छूटना तो है कुछ ना कुछ। तो मेरे दिमाग में था बस मुझे सब कुछ कवर करना है, बस ऊपर ऊपर से देखना है। मतलब सिर्फ वही क्वेश्चन करूंगा जो मुझे लगता है बिल्कुल ही फंसने के चांसेस है, लाइक
को रियल एनालिसिस का जैसे वो कंटिन्यूस प्रूव करने वाला था सर, इस बार रीमन इंटीग्रल, आर इंटीग्रल प्रूव करना था। वो मैंने हाँ। इस बार लिख के देखा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये आ गया तो ये फंस जाएगा, सिर्फ इसको पढ़ के नहीं मैं याद कर सकता हूँ। तो मतलब वो इस तरीके से मैं करता था कि सिर्फ ब्लैंक पेपर लेता था और क्वेश्चंस देखते जाता था कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस माइंड में देखता था कि ये स्टेप्स क्या है, कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा, ये हो गया। अगर ये मेरे दिमाग में आ रहा तो उसको छोड़ देता था। फिर जैसे ही मुझे फंसता था मैं उसको लिख के देख लेता था कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप मेरे दिमाग में आ नहीं रही है। तो इस हिसाब से मैंने रिवीजन किया था इस बार। तो पेपर मतलब मैंने ऐसे चालू करा था कि स्टार्टिंग में इजी इजी टॉपिक्स उठाए थे, लीनियर अलजेब्रा, ओडी, अपना वेक्टर हो गया। तो ये फटाफट मैंने पहले ही दिन में मतलब 2 3 टॉपिक कर लिया था, तो एकदम से कॉन्फिडेंस आ गया था कि चलो इतना कवर हो गया मेरा। फिर सर सेकंड डे मैंने एक टफ टॉपिक ले लिया, रियल एनालिसिस ले लिया, उसके बाद 1 2 टॉपिक कॉम्प्लेक्स वगैरह ले लिए। थर्ड डे में तो लास्ट 2 दिन के लिए मॉडर्न रखा था, मॉडर्न, फ्लूइड और मैकेनिक्स। ताकि ऐसा रहे कि इनके जो क्वेश्चन है रटने वाले बहुत हैं, कि आखिरी के 2 दिन इनको अच्छे से रटूंगा ताकि वो क्वेश्चन याद रहे एग्जाम में लेके जाऊंगा। तो इस तरीके से मतलब मैंने थोड़ा प्लान किया था 5 दिन को। अच्छा, जैसे आपके प्रीवियस अटेम्प्ट में मार्क्स और इस अटेम्प्ट में मार्क्स, इस अटेम्प्ट में आपके 122 + 140 है। यस सर। और लास्ट में आई थिंक पिछले टाइम में कम थे तो। हाँ सर, 230 आ गए थे मेरे पिछले, उसके पिछले 2 मेंस से। हाँ, तो आपने मतलब इन दो, मतलब ये जो आपका ये इम्प्रूवमेंट हुआ है मार्क्स का, तो दोनों में क्या, कौन सी चीज़ आपको लगती है कि वो उससे बेटर हुई है? क्या चीज, क्या एरर कर रहे थे आप पहले? सर आई थिंक मेहनत तो वो सेम ही थी। हो सक मतलब ये सेम नंबर मेरे पिछले अटेम्प्ट में भी आ सकते थे, बट मतलब वही कुछ गलतियां हो जाती है, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है सर, एक 20 नंबर का सवाल गया आपके 14 15 नंबर गए। वहीं आके हाँ। 2 सवाल गए तो मतलब 30 40 नंबर आपके गए, तो उसका अगर अपन 0.7 0.8 से निकाले तो 25 30 नंबर गए आपके। तो राइट। वही मेरे 2 सवाल पिछले पिछले अटेम्प्ट में सही हो जाते तो मेरे 260 पिछली बार भी आ जाते हैं। तो हम्म। अब वो 2 सवाल मतलब कैसे मैंने करे सर, एक तो मैंने रिवीजन स्ट्रेटेजी बदली थोड़ी। हिसाब से मैं रिवीजन मतलब पहले कैसे कर रहा था सर रिवीजन, कि मेरे पास टॉपिक्स है, तो मैं बहुत सुपरफिशियली मतलब हर एक टॉपिक के 2 2 सवाल कर रहा था रिवाइज करते टाइम। जैसे मुझे मॉक देना है कल संडे को, तो मैं सैटरडे को क्या कर रहा हूँ कि एक एक टॉपिक के एक एक 2 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे ओडी का 2 क्वेश्चन कर लिए, इसके 2 क्वेश्चन, उसमें भी मतलब अपने चैप्टर में भी टॉपिक्स होते हैं ना, कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के टॉपिक्स है, तो उसके एक एक 2 2 क्वेश्चन कर लिया। तो ये सब मेरे लिए क्या हो रहा था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उस टॉपिक्स पे, मतलब जो थीम है ना क्वेश्चन की, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो इस बार मैंने क्या करा कि रिवीजन करते टाइम सिर्फ 2 थीम्स उठा रहा था, कि इस दो ये थोप थीम्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी। तो उन 2 थीम से सारे क्वेश्चंस कर रहा था, मतलब जितने भी पीवाईक्यू में अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे कर रहा था। मान लो वो अपना चेंज ऑफ ओडी में वो एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना सर, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हाँ। जितने क्वेश्चंस आए तो उसके सारे 8 10 क्वेश्चन एक बार में कर रहा था मैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 2 लगा लिए। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा टॉपिक्स पे आ रहा था कि यार ये अगर क्वेश्चन इस पे इस थीम पे क्वेश्चन आ गया HTML में तो मैं कर लूंगा। तो ये सर एक तो ये स्टडी चेंज करी थी मैंने, रिवीजन स्टडी चेंज करी थी। और सर सेकेंडली मैं क्वेश्चन चूज करने में थोड़ी गलती कर रहा था एग्जाम में, कि अच्छा। हो क्या रहा था मेरे साथ कि स्पेशली पेपर 2 में, कि एक तरफ मॉडर्न फंसता था, एक तरफ अपना स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स फंस रहा था। तो मैं हमेशा कुछ नहीं ऐसी गलती कर रहा था कि मैं वो लास्ट में जब चूज करना होता है किसी एक सेक्शन में से कोई सा एक क्वेश्चन चूज करना होता है, तो हमेशा उस क्वेश्चन को चूज कर रहा था जिसमें मेरा एक ही बन रहा था। बाकी 2 मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि बन जाएंगे पर बनते नहीं थे मुझसे। तो अब मैंने इस बार मैं क्लियर कट सोच के गया था कि कुछ भी हो जाए, मतलब मुझे ऐसा क्वेश्चन चूज करना है जिसमें मुझे 2 पक्के आते हो। मुझे उस पर नहीं रहना है कि थोड़ा बहुत भी आता कर लूंगा, मतलब वो लालच में नहीं आना कि 50 के 50 नंबर लेना है मुझे। मुझे ऐसा था कि 30 नंबर भी आ गए, 20 नंबर पूरे छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मेरे बहुत माइंड में क्लियर था। तो जैसे ही मेरे दिमाग में गया, मैंने देखा कि ये 2 क्वेश्चन आते हैं, तीसरे को पूरा काट दिया मैंने, बोला इसको तो हाथ ही नहीं लगाना। यानी कि मतलब आधा घंटे में मुझे अब 2 क्वेश्चन ही करने हैं, तो वो बहुत एकदम क्लियरिटी माइंड में। और वो वर्क भी करी मेरे लिए। पिछले 2 टाइम में वही फंस रहे थे मेरे, कि मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन चूज कर रहा था जिसमें से 2 फंस रहे थे, तो 50 में से मेरे 20 15 20 नंबर आ रहे हैं मुझे। तो वो सर हम्म। इस बार वो थोड़ा वो चेंज किया था। तो आई थिंक ये 2। अच्छा, मतलब आप वो बोल रहे हो कि आप जिसमें बहुत ज़्यादा श्योर हो, भले ही वो 5 मार्क्स कम दे रहा है हमें, वी हाँ शुड हाँ। गो विद दैट। यस सर, हाँ वो पूरा मतलब, क्योंकि मैथ्स में सब बाइनरी मार्किंग होती है। तो हम्म। अगर 20 नंबर आपको थोड़ा बहुत भी आता हो, आपका फाइनल आंसर नहीं निकला तो आपको 0 मिल जाएंगे। तो इससे राइट। अच्छा कि वो वाला करो जिसको आपका आंसर भी याद है, अगर वो है जिसको आपको पता है कि इसका तो पक्का निकलना है, तो सर उससे बहुत ज्यादा मतलब आपका जंप करेगा, क्योंकि 20 नंबर का एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गया तो मतलब वही है ना सर, मैंने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करके आया हूँ इस बार बेसिकली मैं पेपर 2 में, जो मैं कर नहीं कर रहा था, तो मेरे वही 30 35 नंबर वहीं बढ़े मेरे। राइट। अच्छा, एरर्स जैसे आपने बताया कि ऑलमोस्ट बाइनरी मार्किंग ही है, तो एरर रेक्टिफिकेशन के आपके कुछ मेथड्स
थे, मतलब क्या करते थे आप उसके लिए? सर पहले तो मतलब आपको पता होता है कि आप कहाँ एरर कर रहे हो, मतलब आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है खुद की, क्योंकि बार बार एक ही गलती हो रही है। कुछ कुछ फॉर्मूले में आप कोई गलती कर रहे हो, या फिर कोई इंटीग्रेशन में आप जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हो तो उसमें शायद आपको गलती हो रही है। तो आपको आइडेंटिफाई होता है कि अच्छा ये गलती है। तो मैं क्या करता था कि सर मॉक दिया अपन ने, और फिर जहाँ जिस क्वेश्चन में गलती करी उस क्वेश्चन को, मतलब मेरे वन नोट था, वन नोट में एक टेबल बनाई थी मैंने। तो उसको लेफ्ट में मैं क्वेश्चन पेस्ट कर लेता था, उसका जो स्क्रीनशॉट ले लेता पेस्ट कर देता, और राइट कॉलम में मैं लिख लेता था कि इसमें क्या गलती करी मैंने, कौन से स्टेप पे कौन सी गलती करी, क्या फॉर्मूला लगाने में गलती करी, इसमें लगाने की गलती करी। तो ऐसा मेरे पास लिस्ट थी कि इस टाइप के क्वेश्चन, ये इस टाइप के दिखने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ये गलती करता हूँ मैं, इस टाइप का ये होता है इसमें ये गलती करता हूँ, है ना। इस तरीके से मैंने अपनी गलतियां लिख रखी थी कि जब भी है तो सर, जब भी मेरा मॉक में या फिर एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में उस क्वेश्चन आता था, उस टाइप का क्वेश्चन आता था, या फिर वो फॉर्मूला लग रहा होता तो मैं कॉन्शियस हो जाता था कि यार ये तो गलती वाला एरिया है। तो वहां पे मैं एकदम एकदम सतर्क रह के क्वेश्चन कर रहा होता था, और उसको चेक करता था वापस से एग्जाम में, है ना। मतलब मैं सारे क्वेश्चन में चेक नहीं करता था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि सारे आप चेक कर सको। आपको वही चेक करने हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये मैं गलतियां कर, मॉक्स में भी गलती कर रहा था, और ये थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है तो यहाँ पे मुझे जरूरत है। तो इस हिसाब से सर मैं कर रहा था। जैसे मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म निकालना, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर देते हो रो R2 - R1 में, तो मुझे पता था यार यहाँ गलती होने कर देता हूँ मैं मॉक में, तो मैं उसको एक बार रीचेक कर देता एक्चुअल एग्जाम में। वही। अच्छा, और जैसे फिजिक्स वाला पोर्शन है मैथ्स का, दोनों पार्ट में तो जनरली उसमें रहता है एस्पिरेंट्स का कि भाई इस टाइप, तो आपने ये कैसे कवर किया, क्या सोर्सेस थे आपके? और अ, सर फिजिक्स वाले के लिए मतलब सोर्सेस सर मार्केट में, मतलब ऐसा कहीं मतलब किताबें वगैरह कोई है नहीं, मतलब स्टैंडर्ड्स किताबें अपनी कृष्णा सीरीज वगैरह, पर वो सब बहुत ज़्यादा बल्की हो जाती है, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं कर पाना। तो आई थिंक सर जो मैथोक्रेट की जो प्लेलिस्ट है अपनी फिजिक्स पे, वो मतलब मेरे ख्याल से सफिशियंट है, क्योंकि उससे आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपका आप बता देते हो, उसके बाद आपके क्वेश्चंस आप PYQ वगैरह करवा देते हो तो वो भी सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर वो सब कर ले, सिर्फ PYQ कर ले और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ले कि अच्छा ये इस टाइप का ये चल रहा है, तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। ज़्यादा भाग दौड़ करने के लिए, ज़्यादा किताबों के पीछे भागोगे या फिर मटेरियल और के पीछे भागोगे तो सर वो दिक्कत है, क्योंकि फिजिक्स बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब बहुत उसमें क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ क्वेश्चन समझ लो आपके प्लेलिस्ट से, और फिर PYQ लगा लो, और PYQ में भी जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसके आंसर याद कर लो, तो उससे काम हो जाएगा। एटलीस्ट आप 10 मार्कर तो कर ही दोगे। हाँ, जनरली फिजिक्स में क्या है कि क्वेश्चंस इन जनरल ऐसे फ्रेम होना बहुत रेयर है। जनरली क्वेश्चन जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है हम्म। वही जनरली रहते हैं। 10 मार्क्स में हो सकते हैं, जैसे लेग्रांजियन हैमिल्टन वगैरह, तो उसके तो कॉन्सेप्ट में क्लियर होने चाहिए। हाँ सर, उसका कॉन्सेप्ट आपको आता है तो हो जाएगा। राइट। बाकी वही अच्छा। है सर, 15-20 मार्कर भी फंस जाते हैं कई बार। जैसे हाँ। वो प्रोजेक्टल वाला क्वेश्चन था, तो वो मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है कि यहाँ पहुंचेगा तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, तो उसमें आप वो कॉन्सेप्ट में वो कवर होता है, वो वाली जो थ्योरी होती है उसकी, कि यहाँ से छोड़ेंगे तो इतने वहां पे पहुंचेगा, ऐसा ऐसा। नहीं, तो आजकल मेरे को हाँ। कुछ कुछ ऐसे आसपेंट्स के मैसेज आते हैं कि भाई सर यूट्यूब वाला सफिशिएंट है क्या, क्योंकि वो फ्री है तो लोगों को लगता है कि कम होगा। मैं बोलता हूँ यार कम नहीं है, उसमें कमेंट सेक्शन में जाओ। उसमें बहुत से टॉपर्स के कमेंट मिलेंगे आपको जब वो आस्पिरेंट थे। यस तो सर। आपका क्या वो है कि भाई ऐसा फ्री है तो मतलब उसमें भी क्वालिटी आपको कैसी लगी, मतलब फिजिक्स नहीं वाले? सर, वो तो मतलब, वो तो सर मतलब बहुत, मतलब मेरे ख्याल से ज्यादा ही है वो, क्योंकि उस पे आपने जो लेवल ऑफ इतने सारे 2000 शायद 90s में तक के क्वेश्चंस आपने करवाए उसमें, हाँ मतलब मैं तो 2008 तक ही बोल रहा हूँ, उसमें तो आपने और पीछे के क्वेश्चंस भी करवाए। तो सर वो मतलब सफिशिएंट है, और बहुत टफ टफ क्वेश्चंस आपने करवाए, तो मेरे ख्याल से सब वो सफिशिएंट है, अगर वो कर लेते हो आप तो और कुछ नहीं करना है। एक्चुअली वो जब मैंने आई थिंक वो लॉकडाउन के बाद से शुरू किया था, तो वो जब कवर कराया था उस तक जैसे नेवर स्टॉक के क्वेश्चन नहीं आते थे, मतलब एक बार हम्म। पूछा था। तो नेवर स्टॉक के अलावा जितना हो सकता है मैंने वो करवाया। उसमें पीवाई की थीम भी माइंड में थी और सिलेबस भी माइंड में था। यस सर। ठीक है। अच्छा, आप जैसे टेस्ट सीरीज में थे मैथोक्रेट की में, तो मॉक्स का क्या इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से, और किस टाइप से आप अटेम्प्ट करते थे टेस्ट? सर टेस्ट, पहली बात तो सर मॉक्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो आई थिंक सर मेरे ख्याल से GH जितना इंपॉर्टेंस नहीं है मैथ्स में, बिकॉज मैथ्स में ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स और आपकी थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह, उस पर अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है एक ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, तो आप एक्चुअल एग्जाम में ही बना लोगे। उस वो दिक्कत नहीं आती है। बट सर मॉक्स लगाने इसलिए चाहिए क्योंकि सर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। आपका शायद टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, जैसे GS में आप हो सकता है कर लो,
जैसे तैसे स्पीड कर लो, लेकिन मैथ्स में आपके ख्याल से टाइम मैनेजमेंट बहुत करना है कि आपको पहले 10 मार्कर्स वाले इतने टाइम में 30 मिनट में निपटाने हैं, फिर उसके 10 मिनट से पर आना, फिर 6 क्वेश्चन का ये वाला क्वेश्चन मुझे 15-20 मिनट लगा सकता है, एलपीपी का क्वेश्चन है तो उसको 15-20 मिनट में करना है। इस तरीके से आप अपने दिमाग में जो टाइम का अलॉटमेंट करते हो हर टॉपिक को, हर सेक्शन को, तो वो आपको मॉक से ही आता है। सर दूसरा है कि जब आप मॉक्स लगा रहे हो तो आपका रिवीजन भी होता है। मुझे अगर संडे को मॉक लगाना है तो मैं तो फ्राइडे सैटरडे में मैथ्स अच्छा रगड़ के करूंगा, पेपर वन अच्छा करूंगा। तो मेरे को खुद से रिवीजन कर लूंगा। ऐसे खुद से रिवीजन मतलब वो ऐसे बिना मॉक्स के रिवीजन कर पाना मुश्किल होता है। आपको पता नहीं होता आपके आगे डेडलाइन क्या है, आपके आगे सिर्फ एक्चुअल एग्जाम है, तो फिर वो आप शायद वो थोड़े ढीले पड़ जाते हो रिवीजन करने में। ये राइट। तो बाकी सर थर्डली, जब कॉपी चेक होके आती है, जैसे आप जब कॉपी चेक करके देते तो आप जब जीरो देते थे किसी भी क्वेश्चन में, आप जब बिल्कुल ही एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही लेना देना का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उसमें जब जीरो आता है तो आपको थोड़ा हिट करता है कि यार इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए थी, ये एग्जाम में मैंने कैसे गलती कर दी, अगर 15 नंबर मेरे गायब होगा जरा में। तो सर जब ये आता है तो फिर मैं वो क्या करता था, उस क्वेश्चन को एकदम लिख लेता था कि अच्छा इसमें मैंने ये गलती करी थी। तो वो सर अगर मॉक्स नहीं देते तो आपको पता नहीं चलता कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कौन सा टॉपिक पे मुझे जोर देना है। तो ऐसा था जैसे सर मुझे पता चलता था कि अच्छा ये वाला टॉपिक में मैं बार बार मॉक्स में गलती कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता था उसके बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढता था फिर मैं पीवाईक्यू में जाके वापस से कि अच्छा ये क्वेश्चन है उसको फिर सिर्फ उसके क्वेश्चन करूंगा एक दिन बैठ के, कि 3-4 घंटे लगा के सिर्फ उसके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि अगर अब आने वाले किसी मॉक में उसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो ये सर वो राइट। वहीं से मॉक से पता चलता है आपको। और जरूरत पड़ती तो सर मैं वो किताब भी उठाता था कभी कभार कि फ्लूइड, मान लो फ्लूइड डायनेमिक्स का वोर्टिसेस वाला क्वेश्चन है तो इसमें बहुत ही ज्यादा हर बार फंस रहे क्वेश्चन, तो उसके पूरे वो अपना एमडी राइसिंग गाने उठा के पूरे एक बार देख लो उसके सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो भी उसमें राइट। दिए हुए हैं। तो इस तरीके से मैं चीजें करता था सर। ठीक है ऋतिक। अच्छा, अब आप जैसे मैथोक्रेट के बारे में आपके फीडबैक। सर आई थिंक मैथोक्रेट मतलब एक वो बहुत ही सही टाइम पे आया है सर मैथ्स, जब एकदम मैथ्स मतलब फंस रहा था बच्चों का कि अब नंबर भी इतने पिछले जैसे सालों से आते रहे नहीं आ रहे थे, तो और मतलब इतने मार्केट में सर है नहीं बेसिकली मैथ्स के लिए अभी, इतनी कोचिंग्स आई नहीं है, इतना कंटेंट आया नहीं है, तो सर आप मतलब एकदम उस सही टाइम पे आए कि एकदम आपने कोर्सेज भी खुद के लॉन्च करे, फिर आपका टेस्ट सीरीज वगैरह भी आ गई, और मतलब मुझे सबसे पहले अच्छी बात लगती है कि अफोर्डेबल काफ़ी है। मतलब जब मैंने पहला मेंस लिख रहा था तो मतलब मैंने ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ कोचिंग 15,000 16,000 की टेस्ट सीरीज देख रहे, जबकि वो चेकिंग भी उतनी ढंग से करते नहीं है, और मतलब टाइम पे भी नहीं करते, और इतने इतने पैसे ले रहे थे सर, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी है आपका। सर आप अफोर्डेबल भी 6-7 हज़ार में आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे थे, आप टाइम पे भी चेक करते हैं, और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है सर आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, कि आपको टेलीग्राम पे कभी मैसेज कर देंगे तो आप हमेशा डाउट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो आप एक स्पेशल जो ग्रुप बनाते हैं टेस्ट सीरीज के टाइम पे, तो जिसमें आप डाउट पोस्ट करते हैं तो बाकी बच्चे भी वो आंसर बता सकते हैं, या फिर आप जब वो को नहीं बता पाते तो आप खुद ही आप बता देते हो। तो मुझे वो राइट। बहुत अच्छी चीज़ लगी थी सर, तो इस हिसाब से सर। और सर यूट्यूब पे तो आपके वो है ही लेक्चर्स वगैरह, तो उस हिसाब से सर आई थिंक बहुत बढ़िया चीज़ है सर मैथ ग्रेड तो। थैंक यू ऋतिक। और आप स्टूडेंट्स को आपका क्या सजेशंस रहेगा मतलब इस जर्नी से। सर यही रहेगा कि सर पहली बात तो लाइक थोड़ी टफ एग्जाम है, मतलब थोड़ी क्या मतलब काफ़ी टफ एग्जाम है, काफ़ी कंपटीशन है, बढ़ते ही जा रहा है हर साल। तो मतलब फेथ बनाना, मतलब खुद पे थोड़ा बिलीव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि यार मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मतलब मैं कर सकता हूँ, तो आपको मतलब खुद पे भले आपका साथ वाले मतलब हो सकता है निकल रहे हो आपसे कम मेहनत करने वाले निकल रहे हो, लेकिन आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि यार एक ना एक टाइम मेरा भी वो दिन जिस साल मेरा बैठेगा उस दिन मेरा भी निकल ही आएगा। इस तरीके से आपको फेथ होना चाहिए। सेकेंडली सर मेरे ख्याल से जब भी गाइडेंस, मतलब राइट गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, तो हमेशा लुक फॉर द राइट गाइडेंस, है ना। उसके लिए मतलब ऐसा खुद ऐसा नहीं करना चाहिए कि खुद से कर लूंगा सब खुद से कर लूंगा। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए गाइडेंस लो, पूछो, है ना, तो ताकि आपको ज़्यादा समय आपका टाइम टाइम वेस्ट ना हो। बाकी सर वही है, मतलब पढ़ते रहिए, और सर मतलब ऐसा ही है कि जरूरी नहीं है मतलब कि ये एग्ज़ाम ही सब कुछ है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है बहुत अटेम्प्ट्स के बाद भी तो मतलब स्विच कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी यही है सर। थैंक यू ऋतिक। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर इंडियर्स। थैंक यू सो मच सर।